हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास सेकेंड ईयर के लिए और वॉल्यूम 2 ऑफ 2 फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर। इंडेक्स देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक अब तक पढ़ लिया है। तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग अब तक हम लोग मॉड्यूल 4 पढ़ रहे थे और मॉड्यूल 4 में हमने पढ़ा था अब तक जो लास्ट चैप्टर था वो है स्नेहक और स्नेहिकल, मतलब लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ा था यहाँ पर। तो जो अगला चैप्टर है वो है फाउंडेशन बोल्ट, नींव बोल्ट के प्रकार, फाउंडेशन बोल्ट और उसके प्रकार, उपकरणों को क्रोबार से मदद से ले जाना और सूक्ष्म मापी स्पिरिट लेवल। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, फाउंडेशन बोल्ट्स एंड देयर टाइप। कौन कौन से होते हैं फाउंडेशन बोल्ट? फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन मतलब किसी भी चीज़ की नींव, किसी भी मशीनरी की या किसी भी चीज़ की नींव को बोलते हैं फाउंडेशन। जो सबसे नीचे की जड़ होती है उसे बोलते हैं फाउंडेशन। और अगला है बोल्ट। बोल्ट का मतलब बोल्ट ही होता है, जैसा आप समझ रहे हैं। तो फाउंडेशन बोल्ट होता क्या है? फाउंडेशन बोल्ट जो मशीनों को जमीन में, जब हम मशीनरी को किसी जमीन में फिट करते हैं तो ये फाउंडेशन बोल्ट उनको पकड़ के बनाए रखते हैं, खड़ा रखते हैं। देखते हैं इतनी हैवी जो मशीनरी होती है वो कैसे खड़ी होती है, और जब हाई स्पीड में काम करती है, वाइब्रेशन होता है, झटके सहती है, फिर भी वो हिलती नहीं है। वो किस कारण? क्योंकि फाउंडेशन बोल्ट लगे रहते हैं। जो जमीन के अंदर और मशीन को टाइट करके रखते हैं, बांध कर रखते हैं जमीन से, उसी को बोलते हैं फाउंडेशन बोल्ट। तो नी बोल्ट का प्रयोजन, पर्पस क्या है इसका? तो नी बोल्ट, जो फाउंडेशन बोल्ट है, वो प्रायः मशीनों के विभिन्न प्रकार में जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उस कंपन को कम करने के लिए और मशीन में स्थिरता लाने के लिए, मशीन अपनी जगह पर स्थिर रहे, इसके लिए फाउंडेशन बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मशीनों की निश्चित स्थान पर स्थापित जब हम करते हैं, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर के बनाने से पहले नींव बनाते हैं ना, नीचे की पहले नींव जो जमीन के अंदर होती है साइड से, उसी तरह जब मशीन को कोई ऊपर फिट करते हैं तो उसके नीचे फाउंडेशन, नींव तैयार करते हैं उसकी, उसी को बोलते हैं फाउंडेशन। तो उस फाउंडेशन के साथ किसी भी चीज को फिट करना फाउंडेशन कहलाता है और इस आधार को ही नींव कहते हैं। इसलिए कई प्रकार के नींव बोल्ट और एंकर बोल्ट का उपयोग किया जाता है। अब जैसे इसमें दिया गया है बोल्टों के प्रकार। बोल्ट किस किस प्रकार के होते हैं जो फाउंडेशन होते हैं? पहला होता है फिक्स टाइप और दूसरा होता है रिमूवेबल टाइप। फिक्स मतलब जो फिक्स हो गया एक बार तो हो गया। एक होता है जो निकाला भी जा सकता है, फिर दोबारा लगाया भी जा सकता है। तो फिक्स और रिमूवेबल दो टाइप के बोल्ट्स होते हैं। तो फिगर नंबर 1 में देखिए फिक्स टाइप दिखाया गया है कि साधारण नी बोल्ट बताया गया जिसमें मृदु इस्पात की प्लेट लगी हुई होती है। ये देखिए, ये इस फिगर नंबर 2 को देखिएगा आप लोग, फिगर नंबर 2। इसमें क्या है कि ये जो बोल्ट दिखाई दे रहा है, इस बोल्ट से ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे, ये जमीन के नीचे का हिस्सा है, और लाइन के ऊपर जमीन के ऊपर का हिस्सा है, और ये मशीन का पार्ट है। जो हैचिंग लाइन दी हुई है ऐसे ऐसे, ये मशीन का पार्ट है। अब बहुत बड़ी मशीन है, बस छोटा सा हिस्सा बस दिखाया गया है जहां पर बोल्ट टाइट किया गया है। तो ऊपर से बोल्ट डाल के टाइट किया गया है, मशीन के साथ जमीन को बांध दिया गया है। और बोल्ट का जो नीचे का हिस्सा जो जमीन के अंदर, वो कुछ इस प्रकार का होता है, और उसके चारों तरफ कंक्रीट और ये सब कंक्रीट, गिट्टी, बालू इत्यादि भरकर टाइट कर दिया जाता है। उसमें क्या क्या डाला जाता है? इसमें बोल्ट बताया जिसमें मृदु इस्पात की प्लेट लगी हुई होती है। फिगर नंबर 2 में रैक बोल्ट बताया गया जिसमें फोर्जिंग कर सीमेंट कंक्रीट भर दिया जाता है। सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है,
और ये मृदु इस्पात भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, करके इसको टाइट कर दिया जाता है ताकि ये निकले ही ना, ये परमानेंटली हो जाता है। मतलब इसको निकालना है तो तोड़ना ही पड़ेगा या काटना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं फिक्स टाइप। ठीक है, तो ये जमीन के अंदर हमेशा के लिए चले जाते हैं, इसको निकाला नहीं जा सकता। जैसे दूसरा बोल्ट है, इसको बोलते हैं रैग टाइप। ठीक है, रैग टाइप बोल्ट। रैग टाइप बोल्ट में क्या होता है, ऐसे लगा दिया, इसके चारों तरफ सीमेंट वाले मसाले से भर दिया, फिर ये जाम हो जाता है जो हमेशा के लिए। तो ऊपर से नट बोल्ट खोल के मशीन को तो निकाल सकते हैं, ऊपर से आप क्या करेंगे, इस नट बोल्ट को खोलेंगे और मशीन को निकाल लेंगे, लेकिन ये जिंदगी, ये हमेशा के लिए जमीन के अंदर ही रह जाएगा। मशीन को तो हटा सकते हैं लेकिन नट बोल्ट को आप निकाल नहीं सकते हैं। फिगर नंबर 3 में ये रैग, इसको रैग बोल्ट बोलते हैं। ये होता है आपका रैग बोल्ट, रैग बोल्ट। ये होता है आई बोल्ट, इसको बोलते हैं आई बोल्ट। और इसको बोलते हैं, देखिए सिंपल, ये जो मशीनरी लगी हुई है इसमें सिंपल एक प्लेट लगी हुई है, टी लगा हुआ है, ऊपर से नट बोल्ट से टाइट कर दिया गया है, इसमें मसाले भर दिए गए हैं। ये हो गया एमएस प्लेट वाली बोल्ट। ये हो गया आपका रैग बोल्ट, RAG, रैग, रैग बोल्ट। एक होता है आई बोल्ट, आई बोल्ट। आई मतलब आंख, देखिए आंख की तरह बना हुआ है शेप, जो आंख बीच में गोला, इसीलिए इसको आई बोल्ट बोलते हैं। इसको आंख की शेप का है ना, ये गोल है, बीच में आंखें हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आई बोल्ट। इसके बाद चौथा जो नंबर है, चौथा वाले को बोलते हैं बैंड नीव बोल्ट। जो बैंड मतलब मुड़ा हुआ, बैंड मतलब मुड़ा हुआ है, तो बैंड फाउंडेशन बोल्ट, बोल्ट। ये ऐसे ऐसे मुड़ा होता है और इसमें मसाले भर दिए जाते हैं। तो ये सब मशीनों को क्या करता है, जाम करने के लिए इस टाइप के बोल्ट मशीनों के चारों पैरों पे लगा दिए जाते हैं। अब देखिए प्रोसेस इसमें कुछ दिखाया गया है कि जब ढक्कन, ये यहाँ पर लिखा है फिगर नंबर 5, जब रनिंग बोल्ट में क्षैतिज अवस्था में दिखाया गया है, जो रनिंग बोल्ट है उसको क्षैतिज अवस्था में दिखाया गया है, बोल्ट के आसपास मिट्टी की टोपी बनाई गई है जिसके सहारा मिले, इसे आगे बढ़ाकर इसे ढक्कन में शीशा को इसी स्थिति में लाकर कॉकलिंग किया जाता है, कॉकलिंग। जब ढक्कन में शीशा के साथ चलते हैं तब यह ध्यान रहे कि छिद्र में पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वाष्प तीव्रता से बन जाएगी जो ढक्कन के बाहर फेंक देगी, जिससे जलने का खतरा रहता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें जो हम लोग मटेरियल भरते हैं जाम करने के लिए, पिघला के इसमें मटेरियल भरा जाता है, तो शीशा की जगह पर तुरंत सेटिंग की आवश्यकता होती है। रॉक सल्फर को शीघ्रता से पुरानी केतली या लेडल में गर्म कर दिया जाता है और बोल्ट में बहा दिया जाता है। तो बोल्ट को जो टाइट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये मेटल है, मेटल को पिघला के इसमें डाला गया है ताकि एकदम पूरी तरह से जम जाए और जाम हो जाए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रक्रियाओं में सबको किया गया। यहाँ पर देखिए सीमेंट और बालू के कण जो होते हैं, जो मसाला बनाकर इसमें डाला जाता है, इसको बोलते हैं आई बोल्ट। ग्राउटिंग क्या होती है, ग्राउटिंग समझते हैं। देखिए ग्राउटिंग नीव बोल्ट तथा वेज के साथ मशीन को अलाइन स्थिति में लेवल करने के बाद मशीन के निचले भाग तथा नीव ब्लॉक या बैटल भूतल के कुछ भाग शेष रह जाएगी। इसकी जगह पर ग्राउटिंग पदार्थ जैसे सल्फर, लेड सल्फर, सीमेंट, कंक्रीट से भर दिया जाता है। इस विधि को ही ग्राउटिंग कहा जाता है। जैसे कि यही हिस्सा जो दिखाया गया है, जो ये बाकी हिस्सा हम लोग बोल्ट को लगाने के बाद उसमें जो सीमेंट और उसके मटेरियल मसाले को भर देते हैं उसी को बोलते हैं ग्राउटिंग। सीमेंट कंक्रीट का मसाला बनाकर इसमें भर दिया जाता है, जब ये सूख जाता है तो टाइट हो जाता है, इसी को बोलते हैं ग्राउटिंग। ग्राउटिंग का उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि मशीन की नींव ब्लॉक या फ्लोर पर मजबूती से बनी रहे। रेसिप्रोकेटिंग मोशन वाली मशीनों जैसे प्लेनर, शेपर, सरफेस ग्राइंडर आदि के लिए लैटरल फिर शिफ्टिंग के रोकने के लिए, जैसे कोई मशीन आगे आगे पीछे गति करती है
तो मशीन का फाउंडेशन भी कहीं हिलने ना लगे, तो उसके लिए भी इस टाइप की फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ग्राउटिंग का। देखिए अब ग्राउटिंग के इसमें प्रकार दिए हुए हैं। ग्राउटिंग सीमेंट कंक्रीट वाला एक ग्राउटिंग होती है, सल्फर ग्राउटिंग होती है और लैड ग्राउटिंग होती है। स्टील टरबाइन की ग्राउटिंग लैड की द्वारा की जाती है। यह विधि महंगी होने के कारण इसे सामान्य न्यू कार में रिकमेंड नहीं किया जाता। सल्फर ग्राउटिंग को प्रायः तेल सोखे हुए स्थान के लिए रिकमेंड किया जाता है, जहाँ पर तेल ज़्यादा बह रहा हो, क्योंकि सल्फर तेल या ग्रीस को अप्रभावित रहता है, सल्फर जो होता है। यह ग्राउटिंग सबसे साधारण, जो सीमेंट कंक्रीट वाली होती है, सबसे साधारण और सस्ती विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें कंप्रेव लोड को सहन करने वाला सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर उपयोग किया जाता है। यह तेल सूखे हुए क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं, जहां पर तेल गिर रहा है तो ऐसे जगहों पर इसका उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद उपकरणों को क्रोबार की मदद से ले जाना। ये फाउंडेशन बोल्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोबार क्या होता है। किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा ट्रांसफर करने के लिए क्रोबार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्रोबार होता क्या है, पढ़ते हैं। क्रोबार द्वारा बल प्रदान किया जाता है, जिससे कि भारी सामान उठाया एवं ले जाया जा सकता है। क्रोबार स्टील की एक राड होती है, जो विभिन्न लंबाई में हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल अनुप्रस्थ काट में बनाई जाती है। छोटी क्रोबारों का प्रयोग करना आसान होता है, क्योंकि उनमें सिरों पर आसानी से सैकड़ों सकरे गैपों में उसमें डाल दिया जाता है, किंतु उसे अधिक बल की द्वारा आवश्यकता होती है। बड़ी क्रोबार को अधिक बल प्राप्त होता है। क्रोबार देखिए इस प्रकार का, जो घरों में रम्मे होते हैं, रम्मा आपने सुना होगा, फिगर नंबर 1 देखिए, उसका बस अगला हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा होता है। तो ये किस किस आकार में होता है, इसमें जैसे कि बताया, ये षटभुजाकार, अष्टभुजाकार, इस प्रकार के आकार का होता है। ये षटभुजाकार ऐसे होगा, इस आकार में होगा। अष्टभुजाकार इस प्रकार के आकार का होगा, कई आकार में हो सकता है, ताकि पकड़ने में इसको आसानी हो, इसलिए इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। और इनकी देखिए डिजाइन किस किस प्रकार की होती है। डिजाइन एक नुकीले आकार में होता है, एक थोड़ा फ्लैट आकार लेकिन हल्का सा बेंड, एक फ्लैट दोनों साइड से, बोथ हैंडेड जो होता है इसका, दोनों हिस्सा यूज में लाया जाता है। इसी को बोलते हैं क्रोबार। इसको क्या बोलते हैं, क्रोबार, CROWBARS। यहाँ स्पेलिंग भी दी हुई है, पढ़ लीजिए आप लोग। क्रोबार द्वारा भारी वस्तुएं उठाने की विधियां क्या है, कैसे उठाया जाए। तो जब किसी भारी वस्तु अथवा मशीन को ढकेलना होता है तथा वस्तु या मशीन को नीचे क्रोबार को लगाने के लिए पर्याप्त गैप उपलब्ध नहीं होने पर स्टील या छोटा सा वेज उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई आप किसी चीज को ढकेलना है और वो चीज जमीन पे और बहुत कम जगह है वहां पर ढकेल, उसमें जगह अंदर डालने के लिए जगह नहीं है, जमीन और वस्तु के बीच में गैप बहुत कम रहता है, तो पर्याप्त गैप बन जाने, इस पे क्या होता है, छोटा सा वेज उपयोग करना चाहिए। वेज मतलब ये लकड़ी का टुकड़ा, देखिए वेज लगा दिया, अब हल्की सी गैप बन गई। अब इस गैप बन जाने के बाद क्या करना है, जैसे कोई वस्तु किसी जमीन पर रखी हुई है और उसको उठाकर दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए जमीन और वस्तु के बीच में गैप की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा सा एक लकड़ी का गुटका उसके बीच में डाल देते हैं, तो उनके बीच में एक गैप बन के तैयार हो जाता है। और इस गैप की सहायता से फिर हम क्रोबार का इस्तेमाल करते हैं उठाने के लिए, टिप लगाते हैं और क्रोबार का इस्तेमाल। अब देखिए फिगर, यहाँ पर हमने पहले फिगर नंबर 2 में वेज लगा दिया और थोड़े से ठोक दिया। अब तीसरे नंबर में देखिए क्रोबार का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रोबार, ये लोहे की रॉड जो है, इसको इसके अंदर लगाया और आगे की तरफ पुश करने लगते हैं। ये देखिए क्रोबार को अगर पुश करना हो, क्रोबार का हैंडल की स्थिति को ऐसी स्थिति में लाइए, क्रोबार की मदद से देखिए किस प्रकार से, फिगर नंबर 4 में हैंडल की सहायता से किसी भी मशीन को धक्का दिया जा सकता है। तो भारी से भारी मशीन को भी धक्का देने के लिए क्रोबार का इस्तेमाल किया जाता है।
सदैव दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए क्रोबार के सिरों को निकट से पकड़ना चाहिए, जिससे अधिक लीवरेज, लीवर वाला फोर्स होता है वो अधिक प्राप्त हो। आपका पाँव को थोड़ा दूर रखकर खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर क्रोबार फिसलेगा तो आप संतुलन नहीं खोएंगे। देखिए कई कई जगहों पर 5वें नंबर में देखिए नीचे रोलर का उपयोग भी किया जाता है ताकि मशीन और आसानी से लुढ़कते हुए जाए। देखिए नीचे रोलर भी लगाया गया है और यहाँ क्रोबार से इसको धकेला जा रहा है। भारी मशीनरी एवं उपकरणों को पॉकेट की व्यवस्था की जाती है, इसी पॉकेट को क्रोबार फिट हो जाता है। जैसे जो कोई हैवी मशीनरी होगी ना, तो उसमें पहले से डिजाइन किया हुआ होता है ये पॉकेट, ऐसे इस टाइप का, ताकि आपको अलग से वेज लगाना पड़े। तो इसमें आप क्रोबार लगाकर उसे धकेल दे आगे। फलक्रम अधिक मजबूत होना चाहिए, जिससे कि वो भार को ले ले। यदि क्रोबार के सिरों को फलक्रम बिंदु बनाया गया है तो इसे स्लिप से बचाने के लिए अंदर तक ले जाना चाहिए। ऐसे अंदर तक घुसे, मतलब उसके अंदर तक, कहीं ऐसा ना कि सिरे पर ही आप दम लगा रहे और फिसल कर आपको ही चोट लग जाए। क्रोबार को, क्योंकि सारा लोड क्रोबार पे ही होता है उसके फलक्रम पे, तो इसलिए क्रोबार को अंदर तक पूरा जो उसका होता है मशीन के अंदर तक ले जाकर उसे ढकेलना चाहिए आगे। रोलर्स, रोलर्स क्या है? उपकरणों के नीचे रोलरों को रख दिया जाता है, जिससे कि वे आसानी से चल सकें। जैसे ये देखिए भारी उपकरण है, उसके नीचे एक लकड़ी का रोल रख दिया गया। इससे पर्याप्त वाल मोटाई की माइल्ड स्टील या पाइप रॉड के रोलर के रूप में इस्तेमाल, माइल्ड स्टील का भी होता है और पाइप को भी इस्तेमाल किया जाता है। कई कई जगहों पर लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है हल्के वाहनों, हल्के मशीनरी के लिए। रोलर्स की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे उससे उस सरलता से उठाकर आगे पुनः लगाया जा सके। समतल स्थान पर रोलर्स के टुकड़े मशीन के नीचे लगाकर मशीन को आगे की तरफ धकेला जाता है। रोलर्स आगे निकलते जाते हैं और रोलर्स के आगे आगे मशीन के आधार के नीचे सेट करने से मशीन निरंतर क्या है, आगे बढ़ती रहती है। देखिए जैसे ये मशीन आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगी, जैसे ही ये मशीन आगे की तरफ आएगी तो ये पीछे वाले रोलर खाली हो जाएगा, फिर इसको निकाल के, रोलर निकाल के फिर इसके आगे लगा दिया जाएगा, फिर ये आएगी, फिर ये वाला रोलर आगे लगा दिया जाएगा। इसी तरह ये मशीन क्या है, आगे की तरफ चलती जाएगी। तो रोलर क्रोबार दोनों की मदद से किसी भी हैवी इक्विपमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है। अगला पढ़ते हैं क्या चीज है, सूक्ष्म मापी स्पिरिट साधनी, मतलब प्रिसीजन स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल आपको पता होगा क्या होता है। स्पिरिट लेवल क्या करता है, समतलता की जांच करने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि एक जो मार्बल लगाने वाले मिस्त्री होते हैं, घरों में जो मार्बल लगाते हैं आपके फर्श पे, तो उनके पास एक स्पिरिट लेवल होता है। वो उसको समतल स्थान पर रखते हैं और बीच में पानी होता है उसके। पानी अगर सेंटर में है तो मतलब पानी का बुलबुला, तो मतलब वो संतुलन में है। इस तरफ है तो मतलब जो, अगर आपका गैप इस तरफ है तो मतलब इधर डाउन है, अगर इस तरफ है तो मतलब इधर डाउन है। तो इससे क्या होता है, स्पिरिट लेवल से समतलता की जांच की जाती है कि किधर ऊंचाई है, किधर ढलाई है। तो इसकी सहायता से समतलता की जांच की जाती है। और प्रिसीजन मतलब बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही महीन तरीके से, सूक्ष्म रूप से अगर किसी भी समतलता की जांच करनी हो तो उसे हम कहेंगे प्रिसीजन स्पिरिट लेवल। मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण करने के लिए पहले मशीनों की लेवलिंग करना अत्यधिक आवश्यक है। देखो इसमें लिखा है मशीन की लेवलिंग। तो सूक्ष्म मापी स्पिरिट लेवल का प्रयोग कर मशीन टूलों की लेवलिंग करने हेतु किया जाता है। तो मशीनों की जो लेवलिंग होती है, समतल बनाया जाता है कि मशीन एकदम सीधी खड़ी रहे, टेढ़ी न रहे, उसके लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है। इसमें घुमावदार ग्लास, एक कर्व वाला ग्लास ट्यूब जिसे वायल कहते हैं, जिसे वायल कहा जाता है, होती है। इसमें औद्योगिक अल्कोहल स्पिरिट या वायु का एक बुलबुला ट्यूब में बंद रहता है। स्पिरिट और वायु का बुलबुला दोनों गुरुत्व बल पर समान कार्य करते हैं। फिगर नंबर 1 पे दिखाया गया है। जैसे कि एक दिखाया गया ट्यूब, ये जो है चंद्राकार में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ट्यूब है और इसके बीच में वायु का बुलबुला है। तो जैसे ही इसको मूव करेंगे तो ये दिखाता रहेगा कि किस स्थान पर
अगर ये बीचों बीच है तो मतलब आपका जो मशीन है वो समतल स्थान पर है, ये समतल स्थान पर रख गया। चूंकि स्पिरिट का घनत्वता ज्यादा होती है और ट्यूब के नीचे आ जाती है, तो वह बुलबुला हमेशा ऊपर की तरफ ही तैरता रहता है। वायल को ढलवा लोहे के आधार पर इस तरह सेट किया जाता है कि बुलबुला स्केल के केंद्र पर आकर टिक जाता है। फिगर 2 पर आधार को क्षैतिज तरह से रखा गया है। फिगर नंबर 2 देखिए, एक आधार है, ये वस्तु है, इस पे क्या किया है, स्पिरिट लेवल को रख दिया गया है। अगर ये बीचों बीच बुलबुला है तो मतलब ये आधार समतल स्थान पर, अगर ये इधर उधर अगर अपने स्थान से ट्रांसमिट होता है तो इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी, उसे हमें सही करना होगा। जो सूक्ष्म मापी स्पिरिट लेवल होता है उसका प्रयोग उच्च सूक्ष्म मापन, बहुत ही हाई प्रिसीजन में किया जाता है, जिसमें संवेदनशीलता कितनी होती है, 0.02 से 0.05 प्रति 1000 मिलीमीटर। मतलब 1000 मिलीमीटर में 0.2 से 0.5 का एरर पता लगा सकती है, 0.05 तक का। मतलब 1000 मिलीमीटर कितना हुआ, 1 मीटर। तो 1 मीटर का अगर कोई क्षेत्रफल है तो उसमें 0.02 से लेके 0.05 तक की एक्यूरेसी पे ये चेक कर सकता है। यदि बुलबुले के एक भार की चाल को स्लोप कोण के बदलाव 6 से 12 सेकंड के लिए लिया जाए एवं 0.04 mm से 1000 को लिया जाए, तब एक डिवीजन, इसका लिस्ट काउंट बता रहा है, इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.04 mm पर 1000 mm। मतलब इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.04 mm है। मतलब ये छोटी छोटी जो संख्या है इसकी 0.04 mm ये नाप सकता है। ये अलग अलग है, सबके हिसाब से बताया गया है। अगर 0.04 mm है और 1000 mm है तो इसकी जो लिस्ट काउंट होगी इतनी होगी। उसी तरह सबकी लिस्ट काउंट इसमें दिखाई गई है। एक डिवीजन के एक क्वार्टर, एक चौथाई हिस्से को निकालना भी बहुत सरल है। स्पिरिट लेवल के लिए सुझाव, इसमें दिया गया है कि स्पिरिट लेवल के लिए क्या सुझाव है। स्पिरिट लेवल काफी संवेदनशील होते हैं। यह कार्यशाला में जहां मशीनें चलित अवस्था में होती हैं वहां पर आराम की स्थिति में लाने में काफी कठिनाई आती है। जिस स्पिरिट लेवलों की संवेदनशीलता कम होती है उनकी शुद्धता भी कम होती है, क्योंकि भाग का एकदम छोटे हिस्से को निकालना होता है। स्पिरिट लेवल की बीयरिंग सतह को भी बड़ी होनी चाहिए। छोटी मशीनों की जांच के लिए यह लेवल 200 mm लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उसका जो आधार है, जो भी स्पिरिट लेवल है तो उसका जो आधार बनाया जा रहा है उसको बड़ा बनाया जाना चाहिए, 200 mm तक कम से कम। एक दिखाई फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 में लिखा है जिसका पैर 300 mm दूर रहता है। फिगर नंबर 4, जिसका पैर 300 mm दूर रहता है, स्पिरिट लेवल को ब्रिज के स्क्रैप की हुई सतह पर रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये वस्तु है और यहाँ पे स्पिरिट लेवल रखा गया है। यह विधि से त्रुटि की संभावना कम है, जो स्थिति ऊंचे नीचे स्क्रैपिंग पर सतह पर होती है। ये एक मशीन है, मशीन को क्या कर रहे हैं ये लोग, चेक कर रहे हैं कि मशीन समतल है या नहीं, क्योंकि इसी सरफेस पे काम होना है। तो इसी पर स्पिरिट लेवल को रखकर चेक किया जा रहा है कि ये मशीन कितनी समतलता है इसकी। तो इसकी समतलता को चेक करने के लिए एक फिगर नंबर 4 के माध्यम से आप लोगों को समझाया जा रहा है। स्पिरिट लेवल सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, इसकी निकाली कैसे जाती है। इसकी संवेदनशीलता ई से निकाली जाती है। बुलबुले की चाल जिससे कि स्लोप कोण में 1 mm प्रति 1000 मिलीमीटर लीटर होता है। तो ई इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ बबल इन mm, कि बबल क्या है, कितने mm का उसमें मोमेंट हुआ, और 1 मिलीमीटर पर मीटर, 1 मिलीमीटर पर मीटर कितना हुआ। तो इसमें अगर हम डिवाइड कर दें इसका, तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ बबल, मतलब बबल की चाल mm में कितनी होगी, और बटा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 1 मिलीमीटर, 1/1000। तो बबल की चाल बटा 1/1000 कर देंगे, तो उससे क्या होगा, संवेदनशीलता निकल जाएगी कि
हमारा जो स्पिरिट लेवल है वो कितना सेंसिटिव है। इसकी गोली आर, जिसकी त्रिज्या आर है, जो कि स्लोप के बदलाव से केंद्र एम की तरफ घूमता है। इस तरीके से अगर स्लोप इधर उधर होगा तो आपका, जैसे कि ये स्लोप है, ये वाली लाइन यहां से लेके यहां, अगर ओरिजिनल स्लोप है तो अगर आप इसको मूवमेंट करेंगे तो अपने सेंटर से ही, अगर ये इसका सेंटर है तो बबल इधर की तरफ चला जाएगा, अगर ये इस तरफ जाता तो बबल इधर की तरफ मूव कर जाता। यदि स्लोप को h/l के अनुपात में मापा जाए तो बबल की चाल t है, तब t/h बराबर क्या होगा, h/l एंड r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा t/h/l, क्योंकि E क्या है यहाँ पर संवेदनशीलता, t/h/l है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। त्रिज्या की रेडियस ऑफ सेंसिटिविटी, स्पिरिट लेवल की संवेदनशीलता यह बैरल के आकार बबल ट्यूब के त्रिज्या वर्ग के बराबर है, अतः इसकी संवेदनशीलता मात्र बुलबुले के त्रिज्या वर्ग पर निर्भर करती है। बियरिंग सतह की लंबाई इसका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद देखते हैं कॉजेस फॉर एरर इन स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल में जब भी कोई गलती होती है, त्रुटि होती है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई समतलता की आपको जांच करनी है और उसमें त्रुटि आ रही है, तो आपको क्या समझना चाहिए उससे। हाउसिंग में वायल को गलत तरीके से रखा गया होगा, गलत तरह से क्रम स्थापन करना, गलत तरीके से उसको रखा जाना, जिस पीस की जांच करना है उसकी सतह फिनिश ना हो, जिसको जांच कर रहे हैं उसकी सतह जो है चिकनी ना हो, जांच करने योग्य, तापमान आपका सही ना हो, निरीक्षण की में त्रुटि, मतलब जो जांचने वाला उसको निरीक्षण करना ही ना आ पा रहा हो। स्पिरिट लेवल की रीडिंग निर्भर करती है, स्पिरिट लेवल की रीडिंग जो है किस पे निर्भर करती है, वर्कपीस की गुणवत्ता, बीरिंग सतह की लंबाई पर, और धातु हाउसिंग की विमितीय स्थिरता पर। तो आप हाउसिंग कितना स्थिर है और वर्कपीस में कितना क्वालिटी है आपका, कितना बढ़िया वो, कितना फिनिश बना हुआ है, उसके आधार पे जो आपका स्पिरिट लेवल है उसकी रीडिंग काम करती है। तो अगला है ज्यामिति परीक्षण हेतु उपकरण, कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट फॉर ज्योमेट्रिकल टेस्ट। किसी भी चीज का ज्योमेट्रिकल टेस्ट करने के लिए क्या क्या उपकरण इस्तेमाल में किए जाते हैं। पहला है टेस्ट मेंडरल। टेस्ट मेंडरल क्या होता है, फिगर नंबर 1 में देखिए। नई मशीनों और पुरानी मशीनों की मरम्मत करते समय टेस्ट मेंडल का प्रयोग और औजार प्रयोग किया जाता है। परिशुद्ध नतीजों के लिए सीधापन और गोलाई विशेष महत्व है, सीधापन और गोलाई का विशेष महत्व है। तो टेस्ट मेंडल का प्रयोग बोरिंग मशीन में मोड या घुमाव को मापने में किया जाता है। किसी भी बोरिंग मशीन में उसका जो सर्कुलेशन है, जो घुमाव है, वो चेक करने के लिए किया जाता है कि वो वस्तु वृत्तीय है या नहीं, ठीक है, वो गोल है या नहीं, इसकी वक्रता चेक करने के लिए किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के, जैसे सॉलिड मेंडल्स, ठोस मेंडल विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं टेस्ट मेंडल, एक ठोस मेंडल होता है, एक हॉलो मेंडल होता है। मेंडल इस प्रकार का उद्देश्य मेंडल के वजन को कम करने में किया जाता है। जो हॉलो मेंडल होता है, परीक्षण के दौरान मेंडल क्या है, वो झुकता नहीं है, यह मेंडल केंद्रों के बीच साइज की जाती है। ये है मेंडल का अलग अलग साइज। स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज का प्रयोग सीधापन की जांच करने के लिए किया है। कोई भी चीज कितनी स्ट्रेट है, सीधी है, यह जांचने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। यह स्टील एवं ढलवा लोहे का बना होता है, 2 व 3 मीटर की लंबाई में होता है। यह भारी होता है, इसका गठा हुआ होता है, शरीर जो है गठा हुआ होता है और आंतरिक तनाव से मुक्त होता है। इसकी बेरिंग सतह चौड़ी होती है। ये वाला फिगर नंबर 4। ब्लॉक स्प्लिट लेवल, ब्लॉक स्प्लिट लेवल में बक्से कटे होते हैं जिसमें मुख्य फेस अधिक समांतर और वर्गाकार होते हैं। ये आपका ब्लॉक स्प्लिट लेवल का प्रयोग ड्रिल मशीन की जांच करने में की जाती है, ड्रिल मशीन की जांच करने में की जाती है। ये देखिए ऐसी जगहों पर, यहाँ पे स्प्लिट लेवल लगा दिया और चेक करते हैं। अलग अलग जगहों पर स्प्लिट लेवल को लगाकर देखा जाता है, जहाँ पर ड्रिल मशीन लगाते हैं। ये वर्टिकल जगहों पर,
इसके बाद है अगला रोप, रस्सियां। रस्सी का प्रयोग अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टील, सिंथेटिक तार का प्रयोग भी किया जाता है। रस्सी देखो जरूरी नहीं कि कॉटन की हो, स्टील की बनती है, सिंथेटिक तार की भी बनी होती है, कई चीजों की बनी होती है। तो रस्सी के क्या होते हैं, रस्सी का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। रस्सी का तीखे कोने पर चलने से बचना चाहिए। रस्सी हमेशा सूखी होनी चाहिए क्योंकि गीलेपन से उसमें सड़न बनती है। गीले रस्सी को सूखने के लिए लटका देना चाहिए, उसके पश्चात इसका प्रयोग करना चाहिए। रस्से की कंक्रीट, सीमेंट पर घिसने या रगड़ने से बचाना चाहिए। बर्फ जमी हुई रस्सी पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। वायर रोप, अब वायर रोप के बारे में बता रहा है। वायर रस्सी केवल को बनाने के लिए वायर गांठों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में मोड़कर घुमाव देकर रस्से बनाए जाते हैं। मानक वायर रस्सी लटों को घुमाकर एक कोर की बनाई जाती है। वायर रस्सियों का प्रयोग मुख्यतः भार उठाने में किया जाता है। जब वायर एवं लटों को एक दिशा में मोड़कर बनाते हैं उसे लॉन्ग ले रोप भी कहा जाता है, जैसे कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है। एक दूसरे में इसको लपेट लपेट कर बनाया जाता है। ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बनाए जाते हैं, जैसी लोड रिक्वायरमेंट होती है वैसा इसको बनाया जाता है। ठीक है। रस्सी, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है? अगर कोई रस्सी बन गई है उसकी टेस्टिंग की जाती है पहले कि काम उस लोड को सहन कर सकता है या नहीं। तो रस्सी का परीक्षण प्राय करते रहना चाहिए और क्षति का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षण, सतह परीक्षण द्वारा टूटी या खराब रस्सी का लट का पता लग जाता है। इसमें पता चल जाता है कि जो कौन सा रेशा कमजोर है जिसकी वजह से रस्सी टूट रही है। आंतरिक परीक्षण है तो रस्सी की विपरीत दिशा में उसको घुमा देना चाहिए, उस दिशा में जिससे वह लट खाई हुई है। इसके बाद रस्सी खुल जाएगी और उसके लट अलग हो जाएंगे, जिससे आंतरिक फाइबरों की जांच हो सकती है। तो उसके अलग अलग फाइबर को, पूरी रस्सी को खोलकर अलग अलग करके उसकी जांच की जाती है कि वो रस्सी कितनी मजबूत है। इसके बाद समझते हैं पुली ब्लॉक। पुली ब्लॉक क्या है? पुली ब्लॉक दो या दो से अधिक पुली को एक रस्सी से केवल जोड़कर बनाया गया सिस्टम है। इसका प्रयोग भारी सामानों को उठाने हेतु किया जाता है। पुलियों को जोड़कर ब्लॉक बनाए जाते हैं। इन ब्लॉकों को बनाया जाता है जिससे एक स्थिरता, जो एक स्थिर रहता है और दूसरा भाग चलता रहता है। रस्सी को पुली से जोड़ दिया जाता है। फिगर नंबर 1 में देखिए, इस पुली की सहायता से इस भार को, इतने वजन भार को, डब्लू को इस आदमी द्वारा खींच के उठाया जा रहा है। पुली द्वारा क्या होता है, बल को कम कर दिया जाता है। कम बल लगाकर भारी वस्तु खींचने के लिए पुली का और ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। प्लम्बम बॉल्व। प्लम्ब बॉल्व क्या होता है? प्लम्ब बॉल्व का प्रयोग गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का पालन करता है। एक रस्सी जिसमें नीचे की ओर भार लटका होता है और यह भार लंबवत एवं सीधा प्लेन भी रहता है जिस पर वह काम पर होता है। यह समझ लिया जाए कि प्लम्ब बॉल्व केवल लाइन लेवल के लिए लंबवत होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो मिस्त्री घर बनाते हैं तो उनके पास साहुल होता है ना, साहुल आपने देखा होगा, जो नापते हैं एक ईंट और नीचे वाली ईंट एकदम एक सीध में है कि नहीं। जब कोई दीवार बनाते हैं तो दीवार सीध में बन रही कि नहीं, एकदम खड़ी बन रही है कि नहीं 90 डिग्री पे, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं प्लम्ब बॉब, मतलब साहुल। हिंदी में लोग इसको साहुल बोलते हैं। साहुल मिस्त्री लोग उपयोग करते हैं, यही चीज है वो। तो ये क्या करते हैं कि इसको दीवार में सटाकर चेक किया जाता है कि हमारी जो दीवार है वो सीधी बन रही है या नहीं। तो यहाँ तक आज का जो चैप्टर है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। आप लोग भी इसको रिवाइज करते रहिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।